हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन है दोस्तों। कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान हिंदी मीडियम में मॉडल पेपर सेट ए, बी और सी तीनों का सॉल्यूशन करेंगे एक एक वीडियो में अलग अलग। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ सकते हैं 60-70%। तो आपको ये तीनों सेट अच्छे से कर लेना है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। सेट ए का पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मोनेरा जगत में नहीं पाया जाता है। तो मोनेरा जगत में क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गार्डीबाजी, क्लोरोप्लास्ट, उपर्युक्त सभी। तो इस उपर्युक्त सभी आएगा। वह गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है कहलाता है अप्रभावी लक्षण। तीसरा है जड़ के शीर्षक विभोजक की सुरक्षा करने वाली संरचना का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वो मूल टॉप है। पहला वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए चौथा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक वैज्ञानिक कौन हैं? तो डीएनए प्रिंटर के आविष्कारक एलेक्स जेफी है। कौन सा रुधिर वर्ग में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है? तो ए और बी में। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रक्तवाहिनी के अंदर ही रक्त का थक्का बनता है, ये क्या कहलाता है? थ्रोम्बस। कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इंटरफेरॉन प्रयोग का प्रकार का प्रोटीन क्या है? प्रतिविषाणु प्रोटीन। उचित संबंध जोड़िए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति, परागकण, इंसुलिन, डीएनए वाहक, माइक्रोस्पोर, प्लाज्म, वैक्सीनेशनल। तो सबका आंसर नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है, आप लोग मैच कर सकते हैं। तो पहला का जो है पेप्टिग्लोकाइन है और दूसरा है डायबिटीज मेलिएट्स, परागकण, डीएनए वाहक एडवर्ड जेनर। ठीक, इसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्रमांक 2 है कोशिका भित्ति के कोई भी दो कार्य लिखना है। तो कोशिका भित्ति यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है या कोशिका के नाजुक भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। दो कार्य हो गए। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? तो युग्म क्रोधित्व से नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। युग्मकों के मिलने से युग्मनज बनता है। दोनों अवस्थाओं के एक के बाद एक आने वाली पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। संकार्डेटा के कोई भी दो लक्षण लिखना है। तो इसमें सभी कशेरुकी जंतु मध्य पृष्ठ के बीच शरीर के समानांतर एक लंबी लचीली छड़ के समान संरचना होती है। इस संघ के प्राणियों में हृदय अधर में पाया जाता है। प्रश्न 5वां रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। बिंदु स्राव से आप क्या समझते हैं? तो बिंदु स्राव पत्तियों के किनारे या सिरों से बूंदों के रूप में पादप रस के ह्रास की प्रक्रिया होती है। प्रश्न 7वां है जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी जैव तकनीक प्रौद्योगिकी का वह विषय है जो अभियांत्रिकी और तकनीक के डेटा और विधियों को जीवों और जीवन तंत्र से जोड़ता है। आवृत्ति बीज तथा अनावृत्ति बीज में कोई 3 अंतर दीजिए। तो आवृत्ति बीज और अनावृत्ति बीज में अंतर, आवृत्ति बीज इनके पुष्प में बाह्य दल तथा दल पाए जाते हैं। पौधे पुष्पधारी कहलाते हैं। इसमें निषेचन दोहरा होता है। बीज फलावरण के अंदर बनते हैं। यह आवृत्ति बीजी कहलाते हैं। अनावृत्ति बीज बाह्य दल तथा दल नहीं पाए जाते। एकल निषेचन होता है। इसमें बीज नग्न होते हैं, अतः इन्हें नग्न बीजी भी कहते हैं। तने के कोई 3 लक्षण लिखिए। तो तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। सहस अवस्था में तना हरा होता है परंतु बाद में काष्ठी व भूरा हो जाता है। तने पर्वसंधि में पाई जाती है। प्रश्न 10वां देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न 11वां है मृदा के पुनर्नवीनीकरण और अपुनर्नवीनीकरण दोनों क्यों माना जाता है? तो
मृदा नवीनीकरण है क्योंकि इसका उत्पादकता और उर्वरता खाद द्वारा बनाए रखी जा सकती है। ठीक है। प्रश्न 12वां है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जीव की वह श्रृंखला जिसमें सभी जीव खाया और खाए जाने की प्रक्रिया के तहत एक रेखीय प्रक्रम में खाद्य के प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। जिसे हम घास के पारिस्थितिक तंत्र को उदाहरण ले सकते हैं, है ना। घास के ऊपर निर्भर कौन रहता है? टिड्डा, है ना। टिड्डे को कौन खा जाता है? मेढक। मेढक को कौन खा सकता है? सांप। सांप के ऊपर भी है मोर, और मोर के ऊपर भी है चील। तो ये हो गया खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल क्या होता है? एक पारिस्थितिक तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ खाद्य जाल कहा जाता है। इसके बाद इस प्रश्न 13 है, पूर्ण रूप में लिखना है इसको। BCG, DPT और MMR। तो BCG जो होता है बेसिल कालमेट ग्योरिन के टीके होते हैं। DPT डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी और टेटनेस। मीजल्स, मम्स और रूबेला। प्रश्न 14 है, मनुष्य के कान की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर थोड़ा वर्णन करना है। तो मानव की खोपड़ी नेत्रों के बीच और दोनों ओर एक कान स्थित होते हैं। कान दो प्रकार के प्रमुख कार्य करते हैं, सुनने का तथा दूसरा शरीर का संतुलन बनाए रखने का। इसी कारण इन्हें श्रवण संतुलन ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। तो इसका चित्र आप लोग के गाइड पुस्तक सब में दिया होगा, जैसे आप पढ़ने के लिए गाइड लिए होंगे उसमें देख लीजिएगा। उसी में से मैंने ये आंसर को निकाला है ना। तो इस प्रकार से आपको एक चित्र बना लेना है। ठीक है। इसका वर्णन किया गया है, देख लीजिए। वर्णन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना है। तो तंत्रिका तंत्र के दो भाग निम्नलिखित है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और ये चित्र तो आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है, नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 15 कोई दो अंतर लिखे। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में दो अंतर देना है। तो यहाँ पर उदाहरण सहित लिख दिया हूँ, देख लीजिए। प्रभावी लक्षण संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। कोई दो अंतर लिखना है। समलक्षणीय और जीन रूपी में, तो यह जीवों के विभिन्न गुण, आकृति, रंग तथा स्वभाव को व्यक्त करता है ना। जीनोटाइप में यह जैनिक संगठन को व्यक्त करता है जो उसमें विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। ठीक है। इसके बाद देखिए श्वासोच्छ्वास की क्रिया क्या होती है। मनुष्य में इस क्रिया को समझाइए। तो श्वसन की दोनों अवस्थाओं, है ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, है ना, ये दोनों को सम्मिलित रूप में श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। श्वसन क्रिया के में आपने देखा है जब श्वास लेते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाता है और श्वास छोड़ने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है मनुष्य को द्वारा, है ना। इसकी क्रियाविधि है, देख लीजिए। गैसों का विनिमय होता है, गैसों का परिवहन है। ठीक है। इसके बाद आता है पाचन क्या है। आमाशय में HCl व पेप्सिन के कार्यों को लिखिए। तो पाचन एक भौतिक रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा भोजन में उपस्थित जटिल रासायनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ दिया जाता है। आमाशय की भित्ति में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव में मुख्यतः एंजाइम और पेप्सिन होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। प्रश्न 17 है, पौधों वृद्धि और परिवर्धन में साइटोकाइनिन एथिलीन की भूमिका का वर्णन। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। कोशिका विभाजन में सहायक होता है एथिलीन की खोज वर्ग 1962 ने किया। ठीक। कार्यकी प्रभाव तथा कृषि बागवानी। इसके बाद देखिए अथवा है, पौधों की वृद्धि और परिवर्धन में ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ऑक्सिन के बारे में लिखना है, फिर जिब्रेलिन की। ये जिब्रेलिन की भूमिका और कार्य है। इसके बाद प्रश्न 18वां लास्ट है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कोई भी 6 कारक का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर पहला है आंतरिक कारक होता है, जिसमें हरित लवण की मात्रा का प्रकाश संश्लेषण की दर का सीधा संबंध होता है ना। पत्ती की आयु एवं संरचना, प्रकाश संश्लेषी पदार्थों की मांग। इसके बाद बाह्य कारक है श्वसन की दर को प्रभावित करने वाले 6 कारकों का वर्णन कीजिए। तो श्वसन की दर तापमान है, ऑक्सीजन, ठीक। इसके बाद आता है एड्स रोग क्या है, रोगों के लक्षण एवं रोकथाम के उपाय लिखिए, है ना। तो इसमें लिख लेना है दोस्तों, ये तो सबको पता है। के बाद अथवा जल प्रदूषण के बारे में लिखना है। इस प्रकार सेट ए कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद सेट बी में चलते हैं, बायोलॉजी का।